आज की ऑनलाइन कक्षा में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और उसके नामकरण के संदर्भ में आज एक क्लासेस शुरू हो रही है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, कब से उसकी शुरुआत मानी जाती है ना, और हिंदी साहित्य में कौन कौन से काल हैं और उनकी प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो हिंदी साहित्य की शुरुआत एक तरीके से शुरुआत की जो काल है, शुरुआत के जो काल हैं उसे आदिकाल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य को विविध कालों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से हम लोग एक एक काल की विशेषताओं के बारे में, उसके नामकरण पर चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य के का जो पहला जो काल है उसे आदिकाल कहा गया है। तो हिंदी साहित्य की शुरुआत आदिकाल से होती है। आदिकाल का जो टाइम पीरियड है वो संवत 1050 से संवत 1375 ईस्वी तक माना जाता है। और हम लोग ये जो काल विभाजन पढ़ रहे हैं और उसके नामकरण पर जो चर्चा कर रहे हैं, ये काल विभाजन और नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया था। इसलिए उनकी जो पुस्तक 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास आई, उसी को वैज्ञानिक रूप से तर्कसम्मत माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास की शुरुआत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी में होती है, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। आदिकाल के बाद भक्ति काल की शुरुआत होती है। भक्ति काल का जो टाइम पीरियड है वो संवत 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल के बाद जो है रीतिकाल का आगमन होता है। रीतिकाल का जो टाइम पीरियड है वो संवत 1700 से संवत 1900 ईस्वी तक माना जाता है। रीतिकाल के बाद आधुनिक काल का आगमन होता है। आधुनिक काल का आगमन जो है वो एक तरीके से मोटे तौर पर उसको 1850 ईस्वी से माना जाता है। फिर आधुनिक काल को भी कई सारे भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल की शुरुआत हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग से मानी जाती है और भारतेंदु के नाम पर उसका नामकरण हुआ है। तो भारतेंदु युग की शुरुआत जो है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी गई है। भारतेंदु युग के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग नाम रखा गया है। द्विवेदी युग की जो शुरुआत है वो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक मानी गई है। उसके बाद छायावाद का आगमन होता है। छायावाद का जो टाइम पीरियड है वो 1916-18 से लेकर 1936 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद की शुरुआत जो है 1936 ईस्वी में मानी जाती है। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद का आगमन तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है, जो 1941 ईस्वी में शुरू हुआ था। प्रयोगवाद के बाद नई कविता का आगमन है। नई कविता की शुरुआत जो है 1951 से मानी जाती है। नई कविता के बाद फिर अकविता का दौर आता है। अकविता 1960 के आसपास की कविता का दौर है। उसके बाद समकालीन कविता है। समकालीन कविता उसको 1970-80 के बाद से अब तक मान सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले आदिकाल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य का पहला काल है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। इस काल के भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम आदिकाल के नामकरण और विशेषता दोनों पर प्रकाश डालेंगे। तो आदिकाल की विशेषता, आदिकाल के नामकरण और उसकी विशेषता। आदिकाल का जो टाइम पीरियड है वो संवत 1050 से संवत 1375 ईस्वी है, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के संदर्भ में कहा है कि संवत 1050 ईस्वी से संवत 1375 ईस्वी तक के काल को कालक्रम की दृष्टि से आदिकाल तथा प्रवृत्ति की दृष्टि से वीरगाथा काल कहा है। प्रवृत्ति का अर्थ है विशेषता, जो उस युग की विशेषता है उसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस काल को वीरगाथा काल कहा है। प्रवृत्ति की दृष्टि से रखा गया नाम भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, क्योंकि उस नाम से उस युग की प्रवृत्तियां जो है, उस युग की जो विशेषताएं हैं वो ध्वनित होती हैं।
इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस नाम के पक्ष में तर्क देते हुए लिखा है कि संवत 1050 ईस्वी से संवत 1375 ईस्वी तक का काल, अर्थात राजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक का काल, हम्मीर देव के समय से कुछ पीछे तक का काल हिंदी साहित्य का आदि काल है। इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है, क्योंकि धर्म, नीति, वीर, श्रृंगार आदि की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से इस देश पर मुसलमानों का आक्रमण प्रारंभ हुआ, तब से हिंदी साहित्य एक विशेष प्रवृत्ति में बंधता हुआ दिखाई देता है। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की पराक्रमपूर्ण वीरता का वर्णन किया करते थे, और यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से मिलती है, जिसे लक्ष्य कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल कहा है। वीरगाथा काल प्रवृत्ति की दृष्टि से रखा गया नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो प्रवृत्ति है या विशेषता जिसे हम कह रहे हैं, इस विशेषता के निर्धारण के लिए उन्होंने दो कसौटियां अपनाई। पहला कि विशेष प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता, और दूसरी विशेष प्रकार की रचनाओं की प्रसिद्धि। तो पहली कसौटी का विशेष प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता का तर्क लेते हुए उन्होंने इस कालखंड में 12 पुस्तकें ढूंढी हैं, और ये पुस्तकें हैं पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, जयमयंक जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, अमीर खुसरो की पहेलियां और संदेश रासक। इन 12 पुस्तकों में पदावली, अमीर खुसरो की पहेलियां, बिसल देव रासो आदि को छोड़कर शेष 9 पुस्तकें शुक्ल जी के अनुसार वीरगाथात्मक हैं। वीरगाथात्मक का मतलब है कि जिसमें वीरता की प्रवृत्ति जो है कूट कूट कर भरी हुई हो। विशेष प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता का तर्क लेते हुए उन्होंने 9 पुस्तकों की वीरगाथात्मकता को उस युग की प्रतिनिधि प्रवृत्ति माना। शुक्ल जी रासो रचनाओं की लोक प्रसिद्धि से भी प्रभावित थे। उस समय के समाज में वीर गीतों को गाने की परंपरा थी। परमाल रासो अर्थात आल्हा एक गेय काव्य है, और इसकी लोक प्रसिद्धि को ध्यान में रखकर ही शुक्ल जी ने यह कहा कि किसी रचना की लोक प्रसिद्धि भी लोक प्रवृत्ति को ही ध्वनित करती है। किसी भी रचना की लोकप्रियता लोक रुचि का प्रमाण है, और उस काव्य की प्रसिद्धि का अस्थायित्व जन भावना के उसी अनुरूप बने रहने का प्रमाण है। शुक्ल जी ग्रंथों की प्रसिद्धि को लोक रुचि का प्रमाण मानकर अपनी जनोन्मुखी इतिहास दृष्टि का परिचय दिया गया है। आचार्य शुक्ल के द्वारा जो नाम दिया गया है वे नाम निश्चित ही बौद्धिक और विज्ञान सम्मत हैं, लेकिन जिन तथ्यों के आधार पर उन्होंने नामकरण और प्रवृत्ति निर्धारण का एक ठोस वैज्ञानिक ढांचा अपनाया, वे तथ्य बड़े कमजोर हैं। एक तो यह कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं यह मानते हैं कि इस युग में 2 प्रकार की रचनाएं रची गई है, एक रासो काव्य और दूसरी है सिद्धोनाथों की रचनाएं, सिद्ध और नाथ। रासो काव्य को वे प्रामाणिकता की दृष्टि से संदिग्ध मानते हैं और सिद्धोनाथों की रचनाओं को असंदिग्ध, लेकिन दूसरी ओर वे रासो रचनाओं को साहित्यिक मानते हैं, जबकि सिद्धोनाथों की रचनाओं को वे साहित्यिक नहीं मानते। ऐसा वे इसलिए कहते हैं क्योंकि सिद्धोनाथों की रचनाओं में तंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि की रूढ़ियाँ अपनाई गई है, और इसी कारण वे कहते हैं कि योग धारा जो है काव्य की कोई धारा नहीं है। इसलिए सिद्धोनाथों की धार्मिक रचनाओं को वे सांप्रदायिक और उपदेश मूलक कह करके साहित्य से बहिष्कृत कर देते हैं, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि उनकी सिद्धोनाथों की इन्हीं रचनाओं में जनजीवन की व्यापक अभिव्यक्ति हुई है। इस पर आगे चर्चा हम लोग
अगली क्लास में करेंगे। बाकी पीडीएफ वगैरह के माध्यम से आपको ये दोहराते रहने की ज़रूरत है, और हम लोग अगली क्लास में इस पर चर्चा करेंगे कि इस नाम के पीछे जो है वीरगाथा काल जो नाम दिया गया है, आदिकाल के अलावे वीरगाथा काल नाम दिया गया है, चारण काल नाम दिया गया है, या फिर बीज बपन काल नाम दिया गया है। तो ये सब नाम, या फिर सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन का दिया हुआ नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन उसके बावजूद जो है इन नामों में क्या क्या दोष है और क्यों वो ये नाम ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, इस पर चर्चा हम लोग अगली बार करेंगे। और उसके बाद सभी कालों की विशेषताओं को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।